चलिए, हम ग्रेविटेशन चैप्टर रह गया था आपको पढ़ाना, और ग्रेविटेशन से क्वेश्चन आ भी जाते हैं स्टेज 1 में भी और स्टेज 2 में भी। तो कुछ बेसिक चीज़ें, क्योंकि ग्रेविटेशन आपने 9th में पढ़ा था और सबने ही 9th में पढ़ा है, सीबीएसई वाले आईसीएसई वाले सारे बच्चों ने 9th में पढ़ा है, तो और उसमें भी हम बहुत ज़्यादा मतलब आगे की चीज़ें नहीं पढ़ते हैं। तो आज हम ग्रेविटेशन स्टार्ट कर रहे हैं, और ये ध्यान में रखते हुए कि स्टेज 2 भी आपका, अगर ग्रेविटेशन का कोई क्वेश्चन स्टेज 2 में भी आता है तो आप उसको आसानी से कर सकें। ठीक है, देखिए, तो ग्रेविटेशन में क्या है, थोड़ा बेसिक से लेकर चलते हैं कि न्यूटन ने देखा कि सेब गिर रहा है। अब ये कहानी कितनी सही कितनी नहीं ये तो किसी को नहीं पता है, लेकिन ये एक चीज़ यहाँ पे सोचने वाली ये है कि ये सेब ऐसे ही क्यों गिर रहा है। मतलब सेब तो और तरीके से भी गिर सकता था ना, एक तो सेब गिरा नीचे, ठीक है गिरा, लेकिन गिरा तो ऐसे ही सीधे क्यों, स्ट्रेट लाइन में क्यों गिरा, किसी और तरीके से, इस तरीके से क्यों नहीं गिर गया। ठीक है, इस तरीके से भी गिर सकता था या ऐसे भी जा सकता था, मतलब बहुत तरीके हो सकते थे उसको गिरने के। तो ऐसे ही क्यों गिरा, उसके पीछे का रीज़न हम सब जानते हैं कि क्या है, कि अर्थ जो है वो ऑब्जेक्ट को अपने साइड पे अट्रैक्ट करती है। ठीक है, अर्थ जो है वो एप्पल को अपने साइड पे खींच रही होगी, कोई ना कोई फोर्स होगा जो नीचे से उसको अपने साइड पे खींच रहा होगा। अब हम सब जानते हैं वो फोर्स कहाँ से लगता है। इस अट्रैक्टिव फोर्स का जो डायरेक्शन है वो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है, अर्थ की सेंटर के साइड पे डायरेक्शन इसका रहता है। यानी कोई भी बॉडी जो अर्थ के ऊपर मौजूद है, एग्जिस्ट कर रही है, उस पर अर्थ लगातार एक फोर्स, एक पुलिंग फोर्स लगा रही है जो जनरेट हो रहा है उसके सेंटर से। ऐसा बोल सकते हैं आप कि वो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है। ठीक है, अब इस कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी मतलब किसी भी पोजीशन में रखा हुआ है, जैसे मान लीजिए टिल्ट कर देते हैं, अगर हम इस पेड़ को टिल्ट कर देते हैं, ठीक है, इस सेब को ऐसे रख देते हैं, तो भी फोर्स हमेशा सेंटर की तरह डायरेक्टेड होगा, सेंटर की टुवर्ड्स ही डायरेक्टेड होगा। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट, कोई भी दो बॉडीज़ हैं, जैसे मान लीजिए प्लैनेट्स हैं, आपके सामने दो प्लैनेट्स बने हुए हैं, कोई भी दो प्लैनेट्स हैं, तो अब हम समझने क्या जा रहे हैं, हम समझने जा रहे हैं कि ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में क्या डिफरेंस होता है। हम दोनों ही वर्ड जो है बड़ा फ्रीक्वेंटली सुनते हैं, ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में क्या डिफरेंस है। हो सकता है काफ़ी बच्चे इसको जानते हों, लेकिन आज हम एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। ग्रेविटेशन क्या है, दो बॉडीज़ के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उस फोर्स का नाम ग्रेविटेशनल फोर्स है। यानी कोई भी दो बॉडीज़, कोई और बॉडीज़ की कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए, उन दो बॉडीज़ की कैरेक्टरिस्टिक ये होनी चाहिए कि वो दोनों मैसिव बॉडी होनी चाहिए, यानी मास होना चाहिए उनके पास। अगर दो बॉडीज़ के पास मास है, कोई भी दो बॉडीज़ हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा मार्कर है, ये आपका वो है क्या बोलते हैं, रिमोट है, तो ये दोनों के पास मास है, तो मास है तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई भी दो मैसिव बॉडीज, मैसिव मतलब यहाँ पे बड़ी से नहीं है, मैसिव मतलब है उनके पास मास हो, तो अगर उन दो बॉडीज के पास मास है तो उनके बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट करेगा हमेशा, और उस फोर्स को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। वो बॉडीज बड़ी हों छोटी हों कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, कोई भी बॉडी हो सकती है, ठीक है, उन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करेगा हमेशा एक फोर्स, और वो फोर्स का रीज़न ये है क्योंकि उस मास की वजह से जनरेट हो रहा है, वो दोनों के पास जो मास है। ठीक है, अब आप जैसे अर्थ पे खड़े हुए हैं, हमारे और अर्थ के बीच में, भाई हम भी मैसिव बॉडी हैं और अर्थ भी एक मैसिव बॉडी है, हमारे और अर्थ के बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स जनरेट हो रहा है उसको हम ग्रेविटी बोल देते हैं। है वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन हमने उसका एक नाम रखा है, उसको प्रॉपर नाउन बना दिया है ऐसा समझने के लिए या अलग करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी। यानी हमारे और अर्थ के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो भी वही फोर्स है जो बाकी दो मैसिव बॉडीज के बीच में लगता है, लेकिन यहाँ पे हमने उसको प्रॉपर नाउन से डिनोट किया है और उसको हम ग्रेविटी बोलते हैं। इसका मतलब हमारे और प्लूटो के बीच में भी फोर्स लग रहा है, हमारे और जुपिटर के बीच में भी फोर्स लग रहा है, हमारे और मून के बीच में भी फोर्स लग रहा है ना। बाकी सारी बॉडीज जो हैं, बाकी सारे प्लैनेट्स जो हैं, उनके और हमारे बीच में भी फोर्स है, लेकिन उसको हम ग्रेविटी नहीं बोलेंगे, हम ग्रेविटी उसको बोलेंगे जो हमारे और अर्थ के बीच में लग रहा है। बाकी सारी बॉडीज के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो चाहे हमसे रिलेटेड हो चाहे और कोई दो बॉडीज के बीच में, उसको हम जनरल ग्रेविटेशनल फोर्स ही बोलेंगे। सिर्फ हमारे और ग्रेविटी के बीच में जो फोर्स है, जो कनेक्शन है, उसको हमने नाम दे दिया स्पेशल नेम ग्रेविटी। ठीक है, क्लियर है, इतना सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आप सब जानते हैं कि पहले के टाइम पे क्या था कि लोग प्लेनेटरी मोशंस को ऑब्जर्व कर रहे थे। ठीक है, काफ़ी टाइम से उस पर काम चल रहा था, लेकिन पहले कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, तो जो भी प्रिमिटिव इंस्ट्रूमेंट्स पाए जाते थे पहले के टाइम पे, जैसे भी मशीन्स जो भी बना लेते थे, ठीक है, तो उस टाइम पे जो भी टेलीस्कोप या जैसे भी बना लेते होंगे तो वो उससे ही ऑब्जर्व करते थे प्लेनेटरी मोशंस को, एस्ट्रोनॉमर्स। अब उसके बाद आते हैं आपके गैलीलियो। ठीक है,
गैलीलियो क्या करते हैं, गैलीलियो से पहले जो ऑब्जर्वेशंस होती थी वो नेकेड आई से ही की जाती थी। यानी गैलीलियो से पहले तो लोग ऐसे ही रात में अपना लेटे हैं, उनके लिए बड़ा फैसिनेटिंग होता था स्टार्स को देखना, प्लैनेट की मोशंस को देखना। काफ़ी टाइम भी होता था उस टाइम लोगों के पास, सोशल मीडिया नहीं थी, बहुत सारे आज के डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे, तो लोग जो है वो यही एंटरटेनमेंट था उनका कि रात में लेटे हुए हैं और देख रहे हैं। ठीक है, तो वो वैसे ही नेकेड आई से ही सारी चीज़ें देखते रहते थे, ऑब्जर्वेशन करते रहते थे। गैलीलियो के बाद इस तरह के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी बनना स्टार्ट हो गए जिनसे जो है वो लोगों ने प्लैनेट्स को ऑब्जर्व करना शुरू किया, उनकी मोशंस को ऑब्जर्व करना शुरू किया। ठीक है, उसके बाद आपके आते हैं योहानस केपलर। ठीक है, जो योहानस केपलर लिखा हुआ है, योहानस केपलर क्या, इन्होंने लॉज दिए हमें। ठीक है, इन्होंने 3 लॉज दिए प्लेनेटरी मोशंस को डिस्क्राइब करते हुए। ठीक है, इसकी पूरी हिस्ट्री है, हमने क्लास में भी ली है, आपको बताया भी था कि इरेटोस्थनीस से स्टार्ट करते हुए करीब 300 BC से स्टार्ट करते हुए हमने पढ़ाया भी है, और पूरा यहाँ तक की जर्नी, फिर इवन न्यूटन तक की जर्नी को बताया है। अगर वो वीडियो मुझे मिल गया तो मैं भेज दूंगा आपको, देखिएगा, पूरी हिस्ट्री है 1 बाय 1। अभी टाइम नहीं है उसको दोबारा से बताने का कि कैसे कैसे डेवलपमेंट हुए। तो हम डायरेक्टली जंप करके आते हैं केपलर पे। केपलर ने 3 लॉज दिए। ठीक है, वो लॉज क्या हैं, उससे पहले समझिए एक्लिप्स क्या होता है। देखिए, किसी भी कोन को अगर आप इंक्लाइंड प्लेन यानी इंक्लाइंड प्लेन से अगर कट करें कोन को, यानी एक तरह तो ये हो गया कट करना, इस तरह से ऐसे कट करना हुआ, एक तो कट करना ये है कि कोन को आप ऐसे काट दें। ठीक है, एक दूसरा ये है कि इंक्लाइंड प्लेन से काटें। इंक्लाइंड प्लेन से काटने का मतलब ये ऐसे। ठीक है, अगर आप ऐसे कोन को कट करें तो जो पोर्शन आपको वहाँ पे मिलेगा इस तरह का, ठीक है, इसको ले लीजिए आप। ठीक है, ये कहलाएगा एक्लिप्स आपका। एक्लिप्स में क्या होता है, इसका एक सेंटर नहीं है, इसके 2 सेंटर्स हैं। एक्लिप्स के 2 सेंटर्स होते हैं। ठीक है, रीज़न क्या है 2 सेंटर होने का, रीज़न सिंपल सा है कि एक सेंटर अगर आप बीच में बनाएंगे तो एक्लिप्स कैसा होता है, पिच का होता है ना ऊपर से। ठीक है, ऊपर से आपका, और इधर से बल्ज होता है। तो यहाँ से अगर बनाएंगे तो सेंटर से जो डिस्टेंस है वो अलग अलग आएगी। सेंटर से ये देखिए, जो ये वाली डिस्टेंस है सेंटर से काफ़ी ज़्यादा है, ये वाली डिस्टेंस काफ़ी कम है। तो इसलिए इसकी 2 फोकस मान लिए गए, एक सेंटर मानने की जगह 2 फोकस मान लिए गए। किसके 2 फोकस होते हैं। ठीक है, दोनों को फोसाई भी बोलते हैं, फोकस को अगर आप प्लूरल बोलेंगे तो फोसाई। ठीक है, तो ये 2 फोकस होते हैं, ये फोकल पॉइंट कह सकते हैं। ठीक है, एक्लिप्स कब कैसा, एक्लिप्स कैसे निकलता है, अगर आप निकालना चाहते हैं तो एक कोन से एक ऐसा शेप अगर आप इंक्लाइंड प्लेन से काटें तो वो जो शेप निकल के आता है उसको हम एक्लिप्स बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से देखिए। अब इसमें एक माइनर एक्सिस होती है, मेजर एक्सिस होती है। मेजर मतलब बड़ी वाली, माइनर मतलब छोटी वाली। ठीक है, अब केपलर का पहला लॉ क्या कहता है, सब बच्चे ध्यान से सुने। केपलर का पहला लॉ क्या कहता है कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, हम सब जानते हैं कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, काफ़ी खाली टाइम है बच्चों के पास। तो अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, कुछ इस तरह से देखिए। और ये जो पाथ है, रिवॉल्विंग पाथ, वो एलिप्टिकल पाथ है। ठीक है, एलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। तो ऑर्बिट जो है वो प्लेनेट की किसी भी सन के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए वो क्या है, एलिप्टिकल ऑर्बिट है। अब आपको पता है एलिप्टिकल ऑर्बिट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके 2 फोकस होंगे। अभी हमने देखा था कि एलिप्टिकल ऑर्बिट में या एक्लिप्स का जो शेप बन रहा होगा, अगर कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है तब तो एक सेंटर होगा। सर्कुलर मोशन का मतलब ये है कि सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है। लेकिन प्लैनेट्स जो हैं वो सन के चारों तरफ जो रिवॉल्व कर रहे हैं, या अर्थ जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर रहा है, उसका शेप सर्कुलर नहीं है, वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, यानी वो एक्लिप्स टाइप का है, अंडे जैसा समझ लीजिए आप। तो उसमें एक्लिप्स में क्या होता है कि एलिप्स में आपके 2 फोसाई होंगे। ठीक है, F1 F2 हमने मान लिया। ठीक है, अब देखिए, अब सन जो है वो दोनों में से किसी न किसी एक फोसाई पे हम मान लेते हैं। ठीक है, कि सन, क्योंकि सेंटर तो है नहीं कोई पर्टिकुलर जहां मान लें हम, तो हमने 2 फोकस मान लिए कि F1 F2, तो एक फोकस पे हमने सन को मान लिया। अब देखिए क्या बताया कि जब जो पोजीशन है सन की वो हमने S से मान ली है। अब देखिए लॉ क्या कहता है कि अर्थ जब सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, ध्यान से सुनना, अर्थ जब सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी स्पीड एक जैसी नहीं रहती है। उसकी स्पीड एक जैसी नहीं रहती है, मतलब यह है कि वो यहां से चल रहा है, ठीक है, और जैसे ही सन के पास पहुंचता है उसकी स्पीड अचानक से तेज हो जाती है। ठीक है, फिर ऐसे फिर स्लो हो जाती है, फिर जब सन के पास पहुंचता है फिर अचानक से तेज हो जाती है। यानी वो जब सन से दूर होता है तो स्पीड स्लो होती है, और अगर वो सन के पास पहुंचता है तो बहुत तेजी से निकलना चाहता है। यानी ऐसा लगता है कि सन के पास, सन की गर्मी से बचने के लिए, ऐसे समझने के लिए अगर समझ लीजिए तो उसकी स्पीड बहुत तेज हो जाती है।
ठीक है, तो पहला लॉ क्या कह रहा है केपलर का हमसे, देखिए ध्यान से, स्पीड ऑफ द अर्थ इन द ऑर्बिट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। सबसे पहली चीज, कांस्टेंट नहीं है, एक जैसी स्पीड से मूव नहीं कर रहा है। सपोज करो यहां पे कोई स्पीड है उसकी, सपोज कर लेते हैं कि 1000 किलोमीटर पर आवर है, ऐसे ही मान लेते हैं। तो यहां पे जब आएगा, सन के पास आएगा तो अचानक से स्पीड बढ़ जाएगी, सपोज करो 1500 हो गई, ठीक है, इस टाइप से बहुत ज्यादा स्पीड में तेजी देखी जाती है यहाँ पे, एज इफ, मतलब यहीं से ये रिजल्ट निकाला गया है कि जैसे लगता है कि सन की हीट से बचना चाहता है वो, जब भी वो बहुत तेजी से यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज कि जब अर्थ सन के बहुत ज्यादा क्लोज होता है तो बहुत तेज मूव करता है, क्लोजर टू सन मूवमेंट जो है फास्टर होता है। जब दूर होता है सन से, यानी सन से जब दूर है, देखो दो पोजीशन बनाई गई हैं, तो जब सन से दूर है तो उसकी स्पीड स्लो होती है, ठीक है, इतना सबको क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहला लॉ जो कहता है केपलर का वो यही है कि सन के करीब आता है जब अर्थ तो स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है, और जब सन से दूर होता है तो स्पीड उसके कंपैरिजन में स्लो रहती है। आगे चलते हैं, केपलर का सेकंड लॉ क्या कहता है, दूसरा लॉ देखते हैं। दूसरा लॉ ये कहता है कि मान लीजिए अर्थ यहाँ पे थी, ठीक है, यहाँ से मूव करना शुरू किया उसने और ए पॉइंट पे थी, ए पॉइंट से मूव करके बी पॉइंट पे चली गई, ठीक है, सिंपल है, ए पे थी, ए से मूव करके बी पे चली गई, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, उसके बाद मतलब एक डिस्टेंस हमने मेजर की, मूव तो वो कर रही है पूरा ही, लेकिन हम यहाँ पे इतनी डिस्टेंस हमने ली कि देखें अच्छा यहाँ से यहाँ जब मूव करेगी तो अगर हम ये निकालना चाहते हैं कि वो कितना एरिया कवर किया है, तो एरिया यही वाला होगा, ये वाला जो हमने रेड से किया है, ठीक है, इतना एरिया अर्थ ने कवर किया होगा इतनी डिस्टेंस को, इतनी आर्क मूव करने में, ठीक है, इतनी आर्क मूव करने में इतना एरिया कवर किया उसने। अच्छा, फिर हम ले लेते हैं ये एरिया, क्या लिख सकते हैं हम, ASB, इतना एरिया कवर किया। फिर ले लेते हैं, मान लेते हैं अर्थ किसी और पॉइंट पे थी, कोई C पॉइंट पे थी, ठीक है। अच्छा, C पॉइंट से फिर वो थोड़ा सा मूव करके किसी और पॉइंट पे पहुंची D, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एरिया कितना कवर किया है उसने, दिस मच ऑफ एरिया, जिसको हम CSD लिख सकते हैं, है ना, बीच का जो एरिया है ये। तो ऑब्जर्वेशन क्या कहती है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि कहीं पे भी अगर अर्थ कोई भी पर्टिकुलर 2 पॉइंट आप ले लीजिए, यहाँ पे 2 पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पे 2 पॉइंट ले लीजिए, और भी कोई 2 पॉइंट बना लीजिए आप, मान लेते हैं यहाँ पे भी बना लीजिए आप, ऐसे, ठीक है, कोई भी आप 2 पॉइंट अगर बना लेते हैं और 2 पॉइंट को मूव करने में जो टाइम है, अगर वो टाइम बराबर लगा है, ठीक है, अगर वो टाइम बराबर लगा है तो एरियाज भी उसने इक्वल कवर किए होंगे। सपोज करो यहाँ पे मान लेते हैं हम E और यहाँ पे मान लेते हैं F, ठीक है, E और F को कवर करने में भी अगर बराबर टाइम लगा है, यानी जितना टाइम A से B जाने में लगा है और जितना टाइम C से D जाने में लगा है और E और F जाने में भी उतना ही टाइम लगा है, अगर इन तीनों सेक्शंस को कवर करने में अगर टाइम सेम लगा है, तो केपलर का सेकेंड लॉ ये कहता है कि जो एरिया है वो भी सेम कवर हुआ होगा, ठीक है, एरिया भी सेम स्वीप किया होगा उसने, यानी इसके अंदर का जो एरिया ये भी सेम है, ये भी एरिया बराबर होगा और ये भी एरिया बराबर होगा, जितना एरिया स्वीप करेगा वो उस टाइम में वो भी बराबर होगा। तो केपलर का सेकंड लॉ ये कहता है कि अगर टाइम सेम लग रहा है, टाइम इंटरवल सेम है, देखिए लिखिए, लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स एक इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। रीजन क्या है इसका, रीजन समझिए क्यों बराबर है। देखिए यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए एरिया कितना है, एरिया काफ़ी ज़्यादा लग रहा है आपको देखने में, ठीक है, लेकिन यहाँ जा रहा है तो यहाँ पे भी एरिया कैसे बराबर है, आखिर क्या रीज़न है जो एरिया बराबर है। रीज़न कुछ नहीं है, सिंपल है, यहाँ पे देख लीजिए आप कि यहाँ पे अगर यहाँ का एरिया आपको ज़्यादा लग रहा है तो ये डिस्टेंस कम है, ठीक है, ये वाली जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो उसी के करस्पॉन्डेंस में एरिया जो है वो जो स्ट्रिप है वो काफ़ी पतली होती चली जा रही है, तो वो एडजस्टमेंट होता चला जा रहा है। अगर वो दूर है तो पतला हो रहा है, ठीक है, और पतला होकर वो उतने ही एरिया को इतने से स्पेस में एडजस्ट कर लेता है। तो अगर टाइम सेम है, C से D जाने में जो टाइम लगा वही टाइम A से B जाने में लगा है, तो अगर आप एरिया निकालेंगे कि कितना एरिया उसने कवर किया होगा, तो वो एरिया दोनों का सेम आएगा, ठीक है। ये देखिए ये एरिया है, एरिया स्वीप्स वाला जो वर्ड बोला जा रहा है वो इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आप इस तरह से समझिए कि अगर यहाँ पे थी अर्थ आपकी, सबसे पहले A पे थी, तो A पे अगर अर्थ का आप पोजीशन वेक्टर बनाएंगे या उसकी पोजीशन को डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे तो ये पोजीशन वेक्टर बनेगा आपका, ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर है। इस पोजीशन, अब जब ये मूव करेगी तो पूरा पोजीशन वेक्टर साथ में मूव करेगा, तभी कहा जा रहा है एरिया स्वीप कर रहा है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक जितना एरिया ड्रैग करके लेकर जा रहा है, ठीक है, ये पूरी लाइन से हम ऐसे देख रहे हैं ये, ठीक है। क्यों, क्योंकि सन से ही
फोर्स लग रहा है ना, अर्थ क्यों मूव कर रहा है सन के चारों तरफ, कौन सा फोर्स लग रहा है आप सब जानते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, जो कौन प्रोवाइड करा रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो भी आसान है, आपसे पूछा जा सकता है कि सन के अराउंड अर्थ मूव कर रहा है, कौन से फोर्स की वजह से, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन हो सकता है प्रोवाइडर कौन है, सेंट्रीपिटल फोर्स का कोई ना कोई प्रोवाइडर होता है, तो यहां पे प्रोवाइडर कौन है, अगर दो चीजें कांटेक्ट में नहीं है तो प्रोवाइडर कौन होगा, कोई ना कोई नॉन कांटेक्ट फोर्स होगा, भाई सन और अर्थ कांटेक्ट में नहीं है, कांटेक्ट में भी चीजें हो सकती है ना, जैसे मान लीजिए आपने ये एक बॉल है, इस बॉल को आप ऐसे लेकर खड़े हुए हैं, ठीक है, आपने ऐसे स्ट्रिंग बांधी हुई है, ठीक है, ये इस तरह से, सॉरी, ये इस तरह से स्ट्रिंग बंधी हुई है और आप ऐसे ऐसे इसको रिवॉल्व करा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बॉल है वो मजबूर है कि पूरा सर्कुलर मोशन करने के लिए, रीजन क्या है, कौन मजबूर कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स मजबूर कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है, सेंटर के टुवर्ड्स है, यानी जहाँ पे आप खड़े हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आपसे पूछें कि सेंट्रीपिटल फोर्स का प्रोवाइडर कौन है, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स है, आपको पता है जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग के अंदर कौन है, टेंशन है अल्टीमेटली, जो कि उस सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करा रहा है, इसी वजह से वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे तो कोई स्ट्रिंग नहीं है, फिजिकल स्ट्रिंग आपको दिख नहीं रही है, जो कांटेक्ट हो फिजिकल कांटेक्ट नहीं दिख रहा है, तो उसके बाद कौन है यहाँ पे जो प्रोवाइडर बन रहा है, क्योंकि अगर प्रोवाइडर नहीं होता तो सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होता, वो नहीं होता तो अर्थ जो है वो सन के अराउंड मूव नहीं करता, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट की नेचुरल टेंडेंसी क्या होती है कि वो किस डायरेक्शन में मूव करना चाहता है, वो स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहता है, मजबूरी में मूव करता है, ठीक है, मजबूरी में सर्कुलर मोशन कर रहा होता है। तो यहाँ पर दो बॉडीज हैं जिनके बीच कांटेक्ट नहीं हो रहा है, तो नॉन कांटेक्ट फोर्स यहाँ पे कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है, वही सेंट्रीपिटल फोर्स का प्रोवाइडर बनेगा, और वो फोर्स कौन सा है, वही हम पढ़ रहे हैं चैप्टर, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करा के दे रहा है, तो उसकी वजह से जो अर्थ है वो मूव कर रहा है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, हमेशा सेंटर सीकिंग फोर्स होता है, तो वो सेंटर के टुवर्ड्स लग रहा होगा, तो उसकी वजह से जो एरिया ये यहाँ पे लगातार एरिया स्वीप करता हुआ जा रहा है, तो उस एरिया की बात हो रही है कि अगर दो पर्टिकुलर पॉइंट को कवर करने में सेम टाइम लग रहा है, ए से बी जाने में और सी से डी जाने में अगर सेम टाइम लग रहा है, तो सेंटर से अगर हम एरिया निकालेंगे दोनों का, ठीक है, दोनों का एंगुलर एरिया जब निकाला जाएगा तो वो एरिया भी सेम आएगा, ठीक है। तो ये केपलर का सेकेंड लॉ है, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो एरिया ए एस बी एरिया बराबर होगा आपका सी एस डी के, ठीक है। थर्ड लॉ देखिए क्या कहता है, थर्ड लॉ ही थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि थर्ड लॉ क्या कह रहा है। अब देखिए, कोई भी जो आपका प्लेनेट है वो अर्थ के चारों तरफ, जो सन के चारों तरफ जो रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका अगर हम टाइम पीरियड पता करना चाहें कि भाई उसको कितना टाइम पीरियड लगता है सन के अराउंड रिवॉल्व करने में, और उससे कोई हम फॉर्मूला ड्राइव करना चाहें ताकि फ्यूचर में कोई और नए जो प्लैनेट्स डिस्कवर होंगे तो उस बेसिस पे हम नए प्लैनेट्स को डिस्कवर कर सकें कि भाई सन से कोई डिस्टेंस से रिलेटेड होता है क्या ये, यानी कोई जो प्लैनेट्स सन के बहुत पास हैं उनका टाइम पीरियड, या सन से दूर होते जा रहे हैं तो उनका टाइम पीरियड पे कोई डिफरेंस आता है। क्योंकि अगर हमको ये पता चल गया कि अगर टाइम पीरियड सन से डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, सन से कितना दूर है उस पर डिपेंड कर रहा है, तो फिर हम कहीं ना कहीं फ्यूचर में जो प्लैनेट्स हैं उनको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई इतनी इतनी दूरी पे ये प्लैनेट्स पाए जाते हैं। यानी अगर कोई मान लो रिलेशन मिल गया कि मरकरी इतनी दूरी पे है, मरकरी के बाद आपका वीनस हो गया, फिर आगे सारे बाकी जो प्लैनेट्स हैं, अर्थ हो गया, मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, तो अगर इनके बीच में कोई रिलेशन मिल जाता है कि इनके रिवोल्यूशन के टाइम में और इनसे इनकी जो सन से डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में अगर कोई रिलेशन मिल जाए, तो सोचो फिर हम आगे प्रिडिक्ट कर सकते हैं उसी बेसिस पे कि उस पैटर्न को हम पढ़ लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, और फिर नए फ्यूचर को लेकर हम प्रिडिक्शन कर लेते हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा इस पे ध्यान दिया गया कि भाई केपलर का जो थर्ड लॉ है वो उसी से रिलेटेड है कि वो प्लैनेट्स की जो रेवोल्यूशन है, जो मोशन है, रिवॉल्विंग मोशन है, उसको स्टडी करके ये बताता है कि टाइम पीरियड जो है प्लैनेट का, एक सर्किल, एक मतलब रेवोल्यूशन को पूरा करने में जो टाइम पीरियड लग रहा है वो कैसे सन से डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। वो कैसे डिपेंड करता है, देखिए ये डिस्टेंस है सन, मतलब मान लेते हैं, मतलब रेडियस मान लीजिए अगर आप इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 अलग अलग पॉइंट्स हमने उठा लिए हैं। अर्थ यहाँ पे है तो उससे सन की डिस्टेंस कुछ और है, अर्थ यहाँ पे है तो सन से डिस्टेंस कुछ और है, यहाँ पे है तो कुछ और है, क्योंकि आपको पता है ये कोई सर्कुलर मोशन तो हो नहीं रही है, जो आपकी जो सेंटर से डिस्टेंस से रेडियस है वो बराबर आएगी, है ना। ये तो एक फोकाई पे है सन, तो वहाँ से डिस्टेंसेस अलग अलग हो सकती हैं। तो सपोज कर लेते हैं कि टाइम टी लगता है इसको रिवॉल्व करने में, ठीक है, अर्थ को सन के चारों तरफ रिवॉल्व करने में टाइम टी लग रहा है, और जो एवरेज डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग है, देखो ध्यान से, यहाँ की डिस्टेंस कुछ और होगी, मान लो R1 है, यहाँ की डिस्टेंस R2
R2 है, यहाँ की डिस्टेंस R3 है, तो हमने एक एवरेज डिस्टेंस मान ली कि R है, ठीक है, तीनों का एक एवरेज निकाल लिया और एवरेज डिस्टेंस मान लेते हैं कि R है सन से प्लेनेट की, ठीक है। तो क्या रिलेशन निकल के आता है? रिलेशन ये निकल के आया जब कैलकुलेशंस की गई कि स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन यानी टी का स्क्वायर अगर हम करें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमें मिल रहा है उसकी एवरेज यानी मीन डिस्टेंस के। ये देखिए, यानी प्लेनेट से सन की डिस्टेंस का अगर हम क्यूब करें और उस ये जो टाइम पीरियड है उसका स्क्वायर करें तो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली रिलेटेड हैं। यानी जैसे डिस्टेंस क्यूब के साथ वेरी कर रही है, टाइम पीरियड स्क्वायर के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है। तो ये तीसरा रिलेशन निकल के आया और इसकी बेसिस पे आगे जाकर नेपच्यून या यूरेनस, मैं सही से बोल रहा हूँ, मैंने बताया भी है कि वो डिस्कवर हुआ था आगे जाकर इसी वजह से, थर्ड लॉ की वजह से। यानी थर्ड लॉ को जो प्रैक्टिकली प्रूव वो किया गया, प्रैक्टिकल जो इसका प्रूफ मिला हमें, उसकी वजह से ही हम वो उसका प्रैक्टिकल प्रूफ है कि जो एक आपका जो यूरेनस है वो डिस्कवर हुआ। यूरेनस नेपच्यून में मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, कोई ना कोई है जो दोनों में से एक डिस्कवर हुआ था इसी थर्ड लॉ की वजह से, कि प्रेडिक्शन किया गया था कि हाँ वो वहाँ पे है और वहाँ पे देखा गया कि वहाँ पे कोई प्लैनेट पाया जाता है। तो ये है, ठीक है, ये थर्ड लॉ है। आगे चलते हैं। तो हमने देखा कि दो बॉडीज़ हैं और अब मतलब केपलर के बाद अब न्यूटन पे वापस आते हैं। तो न्यूटन ने फिर क्या हमें लॉ दिया? दो बॉडीज़ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो कहाँ से आता है, वो किस पे डिपेंड करता है? तो सबसे पहली चीज़ वो मास पे डिपेंड करेगा, दोनों बॉडीज़ के मास पे डिपेंड कर रहा है। यानी m1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और m2 के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम कह सकते हैं कि ये फोर्स m1 और m2 के प्रोडक्ट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सिंपल है। फिर देखा गया कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है तो ये फोर्स कम होता जाता है। कोई भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स डिस्टेंस के इन्वर्स रेशियो पे ही डिपेंड करते हैं, ठीक है। आप चाहे मैग्नेटिक वाला देख लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक देख लीजिए या ये देख लीजिए, तो वो इसके स्क्वायर से रिलेट करता है। तो आपका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो क्या है? सॉरी, फॉर्मूला ये बनता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है कि इसको हटा के फिर हमने एक कांस्टेंट लाए, हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरह से कुछ फॉर्मूला आता है निकल के आपका, और g जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू किसने कैलकुलेट की ये आप सब जानते हैं, ठीक है, हेनरी कैवेंडिश, ठीक है। तो ये आपका ग्रेविटेशन का जो बेसिक था। अब हम लोग आगे चलते हैं, कुछ ग्रेविटी के बारे में बात करते हैं। देखिए हम सब जानते हैं कि जो अर्थ है वो हमें अपनी साइड पे अट्रैक्ट करती है, ठीक है। ग्रेविटेशनल पुल जो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है उसका रीज़न है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, एक्सेलरेशन, सॉरी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। देखिए फोर्स होगा तो एक्सेलरेशन होगा वहाँ पे। एक्सेलरेशन का सिंपल मतलब है चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का ही दूसरा नाम एक्सेलरेशन है, ठीक है। एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि फोर्स लग रहा है और फोर्स हमेशा वेलोसिटी में चेंज कॉज करेगा, ठीक है। तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कोई भी ऑब्जेक्ट उसके पास हो उस पर वो कहीं ना कहीं एक पुल एग्जर्ट करता है, ठीक है, ये हम सब जानते हैं। तो वो क्या है फॉर्मूला, ये सब हम जानते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ से हमें पता चलता है कि फोर्स की वैल्यू क्या है। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है जो हमें फोर्स के बारे में क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन देता है कि फोर्स कब लगेगा, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा जब तक कि कोई फोर्स उस पर ना लग रहा हो, ठीक है। और फोर्स जब भी लगेगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो वो कितना होगा वो हमें सेकेंड लॉ बताता है, और वो क्या कॉज करेगा ये भी बताता है। यानी फोर्स अगर लगा रहे हैं आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी बॉडी पे, तो इसका मतलब ये है कि वो उसकी वेलोसिटी में चेंज लाएगा, फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ये फुटबॉल है आपका, फुटबॉल पे अगर आप फोर्स लगाएंगे तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे वो उस डायरेक्शन में मूव करके जाएगा और उसकी वेलोसिटी में चेंज दिखेगा आपको। अब जैसे ये कोई भी आप ऊंची जगह पे खड़े हुए हैं, ठीक है, और वहाँ से अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो नीचे ही गिरता है। तो नीचे गिर रहा है तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न भी एक फोर्स है और उस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो अर्थ लगा रही है किसी भी बॉडी पे जिसकी वजह से उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और ये आपने वैल्यू बहुत अच्छे से पढ़ रखी होगी, जी स्मॉल जी इज इक्वल टू gm अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है स्मॉल जी? इसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कहाँ से आया? चलिए देखते हैं इसको हम लोग, ठीक है, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है।
ये देखिए इस फॉर्मूले को तो पहचानते हैं, अभी अभी हमने देखा पीछे, ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला था। अब देखिए एक मान लेते हैं एक अर्थ है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अर्थ का मास मान लेते हैं m है, एक कोई बॉय है जो उसके ऊपर अर्थ के ऊपर है जिसका मास स्मॉल m मान लेते हैं हम, ठीक है। अब वो अर्थ के सेंटर की तरफ उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, पुल होगा, ग्रेविटेशनल पुल है जो अर्थ के सेंटर से उसके ऊपर एक्सर्ट हो रहा है। तो सपोज करते हैं जो डिस्टेंस है उसके बीच की वो है r, ठीक है। अब आपको पता है कि क्या फॉर्मूला बन के आ जाएगा यहीं से, इसी Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर में हम इस तरह से पुट कर सकते हैं, उनके बीच की डिस्टेंस कैपिटल R हो गई, ठीक है, और कैपिटल M अर्थ का मास हो गया, स्मॉल m उस बॉय का मास हो गया, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको पता है ये वाला फॉर्मूला भी आप सब जानते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, ठीक है, F = ma। हम इन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अब एक ही जगह हमने g इसलिए लिख दिया है क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को g से हमने डिनोट करते हैं, तो हमने g लिख दिया। इन दोनों फॉर्मूले को अगर हम इक्वेट कर देते हैं तो देखिए क्या मिलता है हमको। पहली और दूसरी इक्वेशन से आपको मिला mg, ठीक है, ये mg Gmm अपॉन r स्क्वायर के बराबर हो गया है, mm कैंसिल हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा है। तो g की वैल्यू देखिए यहाँ पे Gm अपॉन r स्क्वायर, ये यहाँ से आई है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये जो आप mg लिखते हैं, मतलब होता ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट आपका ये बॉय है, तो बॉय अगर अर्थ पे खड़ा हुआ है तो उसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा होगा, तो आप बोलेंगे mg लग रहा होगा उसके वेट के बराबर। तो जो उसका वेट mg है उसमें m तो उसका मास है, g ये वाला है, ध्यान रखिएगा। वो जो g स्मॉल g आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ से आया है, ठीक है, ये इस तरह से जो भी हमने बताया आपको Gm अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। और जब g की वैल्यू 6.67 और उसके बाद 10⁻⁻, ठीक है, -31, और यहाँ पे मास ऑफ द अर्थ और रेडियस ऑफ द अर्थ, इन सब की जब वैल्यू रखी गई तो कैलकुलेट करके हमें कितनी मिली जी की वैल्यू, जो आज हम जानते हैं 9.8 के नाम से, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है 9.8 वो ऐसे आई है। इन सब कॉन्स्टेंट्स की जो वैल्यू रखी गई और उसके बाद जो उसको कैलकुलेट किया गया तो ये नियर अबाउट 9.8 हमको वैल्यू मिली, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये हमने देख लिया। अब कैसे वेरिएशन होता है इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कि आप देख रहे हैं कि वैल्यू अगर आर की इंक्रीज करेगी, इनके बीच में इन्वर्स रिलेशन है, तो आर इंक्रीज होगा तो जी की वैल्यू कम होगी, यानी दूसरी चीज़ आर डिक्रीज होगा तो जी इंक्रीज होगा, ठीक है, वाइस वर्सा। अब देखिए एक चीज़, एम से भी रिलेशन समझना बहुत ज़रूरी है। अगर एम इंक्रीज कर गया तो जी इंक्रीज करेगा, क्योंकि जी एम के डायरेक्टली रिलेटेड है और आर के इन्वर्सली रिलेटेड है, ठीक है, सिंपल है। तो वेरिएशन क्या कैसे होता है जी की वैल्यू में, वो तीन तरीके से समझते हैं, शेप, एल्टीट्यूड, डेप्थ, ठीक है। अब देखिए शेप से कैसे होता है। अब ये जैसे जैसे सरफेस ऑफ अर्थ के अलॉन्ग हम चलते हैं, देखिएगा ध्यान से, ये अर्थ हो गई आपकी, ठीक है। अब अर्थ के बारे में आप सब जानते हैं कि वो बल्ज करती है, कहाँ पे, इक्वेटर के अलॉन्ग, ठीक है। इक्वेटर की लाइन पे देखिए बल्जिंग है, ये देखिए, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ ए और बी के बीच काफ़ी डिस्टेंस है। अगर हम यहाँ पे सी और डी बना दें तो यहाँ पे डिस्टेंस कम है, वही एलिप्टिकल शेप एक तरह से उसका भी दिखता है। यहाँ पे वो काफ़ी दबी हुई है, पिचकी हुई है, और यहाँ पे बल्जिंग आउटवर्ड है, अंडे की शेप की तरह, ठीक है। तो ये देखिए, ये फॉर्मूला हम सब जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे कैसे जी की वैल्यू वेरी करती है, बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से जो आर है वो दोनों जगह से अलग अलग होगी। रेडियस कहाँ ज़्यादा होगी, आपको दिख रहा है, ये वाली डिस्टेंस ज़्यादा होगी, ठीक है। ये वाली जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, ये ऊपर वाली डिस्टेंस के कंपैरिजन में। तो रेडियस इक्वेटर के पास काफ़ी ज़्यादा है, ये इक्वेटर है आपका, ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेटर और ये हो गया आपका पोल, ठीक है। तो इक्वेटर के पास जो रेडियस है वो काफ़ी ज़्यादा आ रही है। अब आपको पता है अगर रेडियस ज़्यादा हो गई तो जी की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, कम हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर क्या हो रहा है, यहाँ पे पोल पे रेडियस कम है, तो पोल पे रेडियस कम होगी तो जी की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे 9.83 है, इक्वेटर पे जाते जाते कम हो जाएगी 9.78। तो थ्योरेटिकली भी इसको याद रखिए कि इक्वेटर पे रेडियस ज़्यादा होने की वजह से जो जी की वैल्यू है वो कम रहती है इन कंपैरिजन टू पोल्स, ठीक है, पोल्स पे रेडियस कम है।
दूसरा आते हैं हम एल्टीट्यूड से समझते हैं। एल्टीट्यूड के साथ चेंज होने के साथ हाइट जब चेंज होती है, एल्टीट्यूड मतलब हाइट जब चेंज होती है तो कैसे वेरिएशन होता है। देखिए अर्थ के सरफेस पे जी की वैल्यू 9.8 है। अब जैसे जैसे आप जैसे मान लीजिए माउंटेन पे पहुँचे आप, तो माउंटेन पे यानी मान लेते हैं 8.8 किलोमीटर की हाइट पे अगर आप ऊपर पहुँचते हैं, सबसे ऊंची पीक जो है उस पर अगर हम चलते हैं माउंट एवरेस्ट पे, तो वहाँ पे जी की वैल्यू 9.8 है। ठीक है, थोड़ा सा वेरिएशन मिला, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। लेकिन आप और दूर जा रहे हैं, यानी देखिए यहाँ पे रेडियस आपकी इंक्रीज हो रही है तो जी की वैल्यू कम होगी क्योंकि अब दूर जा रहे हैं ना अर्थ से। तो अब देखते हैं एक हॉट एयर बलून पे अगर आप बैठे हुए हैं तो वो मैक्सिमम कितनी दूरी तक जा सकता है। कोई अब तक जो सबसे ज़्यादा दूर कोई हॉट एयर बलून अभी जितना हाइट गेन किया है उसने अभी तक वो है 36.6 किलोमीटर। ठीक है, इससे ऊपर नहीं गया है। तो वहाँ तक जो जी में वेरिएशन आता है वो 9.77 हो जाता है और कम हो गई है। ठीक है, एक जो वेदर सैटेलाइट होता है आपका, ठीक है, जो वेदर इन्फॉर्मेशन लेता है ऊपर पहुंचकर, वो जितनी हाइट पे उड़ रहा होता है वो है करीब 400 किलोमीटर हाइट। वहाँ तक जो जी का वेरिएशन है वो है आपका 8.7। ठीक है, यानी यहाँ तक भी इतनी आकर कम हो गई। और ऊपर चलते हैं, ठीक है, और ऊपर चलते हैं। ये जो आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट है इसको देखते हैं, काफ़ी ऊंचा उड़ता है ये। ठीक है, काफ़ी ऊंचा जो है वो ऊंचाई नीचे से गेन कर लेता है। ये 35,700 किलोमीटर है और यहाँ पे देखिए जाके जी की वैल्यू कितनी कम हो गई है, 0 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप अर्थ से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे हाइट जैसे जैसे बढ़ रही है तो जी की वैल्यू इस तरह से वेरी करती रहती है हाइट के साथ। तीसरा देखते हैं डेप्थ, बहुत इंपॉर्टेंट है डेप्थ वाला। डेप्थ के साथ कैसे चेंज होती है, जैसे मान लेते हैं ये अर्थ है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई आप बैठ गए आकर। अब आप यहाँ पर अगर मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, यहाँ पर तो जी की वैल्यू हमें पता है कि यहाँ पे 9.8 होती है। अब आप अंदर चले गए, डेप्थ का मतलब अंदर चले गए, प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, थ्योरेटिकली समझते हैं। अब आप अंदर चले गए तो होता क्या है, अब जब आप अर्थ के बहुत करीब जा रहे हैं तो जी की वैल्यू क्यों कम हो जाती है। रीज़न क्या है कम होने का? रीज़न एक ये है कि वैसे तो देखा जाए तो आर कम हो रहा है। अब वैसे थ्योरेटिकली आप इसको समझें तो आपको लगेगा कि आर तो कम हो रहा है। ठीक है, ये देखिए आर यहाँ पे और यहाँ के आर में डिफरेंस है, तो आर कम हो गया है। तो अगर आर कम होगा तो जी को तो बढ़ जाना चाहिए। लेकिन दूसरी चीज़ होता क्या है कि इफेक्टिव मास भी कम हो गया है। जब आप और अंदर आएंगे तो आपके ऊपर ये जो नीचे वाली अर्थ बची है वही एक फोर्स लगा रही होगी। बाकी ये जो शेल है, ठीक है, इसको शेल थ्योरम भी बोलते हैं न्यूटन की, तो उससे ये चीज़ समझ में आती है कि जो बाकी शेल बच गया है वो जो आपके ऊपर फोर्स लगा रहा होता है वो इक्वल एंड अपोजिट होता चला जाता है, वो सब कैंसिल आउट हो जाता है फिर। ठीक है, इफेक्टिवली वो कुछ बचता नहीं है। तो अल्टीमेटली जो अर्थ का जो ये वाला स्फीयर नीचे वाला बच रहा है, छोटा सा प्लेनेट, ठीक है, वही आपके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो लगा रहा है। तो मास के कम हो जाने की वजह से देखिए यहाँ पे जो जी है वो मास के भी डायरेक्टली रिलेटेड है। तो मास भी कम हो रहा है, अगर मास कम होगा तो जी कम हो जाएगा क्योंकि वो डायरेक्टली वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए इफेक्टिव मास कम हो रहा है। इफेक्टिव मास कम हो जाने की वजह से आपका जी डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, ऑल्दो रेडियस कम हो रही है लेकिन इफेक्टिव मास भी कम हो रहा है। और नीचे आ जाइए, और नीचे आ जाएंगे तो और मास कम हो गया। देखिए और गोला छोटा होता चला जा रहा है। ठीक है, क्योंकि बाकी जगह से जो बाकी शेल बचा हुआ है उससे जो ग्रेविटी जनरेट हो रही है वो एक दूसरे को आपस में कैंसिल आउट कर देती हैं। जो शेल थ्योरम से बहुत आसानी से समझा जा सकता है, लेकिन आप इसको ऐसे भी थ्योरेटिकली भी समझ सकते हैं। अगर हम यहाँ पे कोई फार्मूला ये सब ना समझाएं तो वो आगे आप लोग सीखेंगे ही जाके हायर क्लासेस में। लेकिन अभी इसको भी समझा जा सकता है, लॉजिक से भी समझा जा सकता है कि यहाँ पे इफेक्टिवली मास भी डिक्रीज करता चला जा रहा है, वो स्फीयर आपके लिए छोटा होता चला जा रहा है। तो जी का डायरेक्ट वेरिएशन है मास के साथ, इसलिए मास कम हो रहा है तो जी कम हो रहा है। ठीक है, और इसी तरह से आप होते होते अगर बिल्कुल सेंटर पे पहुंच जाते हैं तो जो इस प्लैनेट है उसका अपना कोई मास इफेक्टिव बचता ही नहीं है। ठीक है, वो देखा जाता है नेग्लिजिबल हो गया, तभी इसीलिए सेंटर पे जाके जो जी है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, क्यों? रीजन एक तरह से समझिए क्योंकि मास जो है वो वॉल्यूम से रिलेटेड हो रहा है। सीधे सीधे देखिए मास वॉल्यूम से रिलेटेड है यहाँ पे। और वॉल्यूम का मतलब क्या है? वॉल्यूम क्या होता है भाई? किसी स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4πr³ इस तरह से। तो इसका मतलब मास अगर आप रेडियस से रिलेट करेंगे तो वो रेडियस के क्यूब से रिलेट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे मास रेडियस के क्यूब से रिलेट कर रहा है और जी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके r² से रिलेट कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे मास को रेडियस का ये पूरा रख देते हैं 4πr³, तो यहाँ पे देखिए अगर आप रेडियस काट भी देंगे पूरी तब भी वहाँ पे r ऊपर बचेगा। तो अगर बिल्कुल जीरो पे पहुँच गए हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि ये फॉर्मूला देकर ऐसे पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि अर्थ के सेंटर पे अगर हम पहुंच जाएं, अगर हम अर्थ के सेंटर पे पहुंच जाएं तो वहां ग्रेविटी जीरो क्यों होती है?
भाई ग्रेविटी जीरो क्यों हो रही है? अगर आप अर्थ के सेंटर पे पहुंच रहे हैं तो रेडियस खत्म हो गई, रेडियस हो गई जीरो, और रेडियस को जीरो अगर आप रखेंगे इस फॉर्मूले में तो आपको क्या मिलेगा? 1/0। 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। तो ग्रेविटी को तो इनफाइनाइट होना चाहिए, इन्फिनिटी होना चाहिए जब आप सेंटर पे पहुंच जाएं, तो जीरो क्यों होती है? तो ट्रिकी क्वेश्चन उठाया जाता है। तो आप यहां से इसको सॉल्व करके बताएंगे कि जीरो इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पे मास भी तो रखा हुआ है, और मास का रिलेशन आप कैसे बोल सकते हैं कि मास भी तो रेडियस से रिलेट होगा? कैसे? वॉल्यूम के थ्रू, वॉल्यूम के डायरेक्टली रिलेटेड होता है। तो मास की जगह आप क्या लिख सकते हैं? सीधे सीधे, ठीक है, जैसे वो डेंसिटी वाला फॉर्मूला भी डेंसिटी से भी लगा के रख सकते हैं, ये डायरेक्ट ऐसे समझाने के लिए भी कर सकते हैं। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास की जगह आप लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे आप इफेक्टिवली जब आर क्यूब यहाँ आ जाएगा आपका, तो आर क्यूब से आर कैंसिल हो जाएगा, तो एक आर फिर भी बचेगा। तो उस आर को जब आप जीरो करेंगे तो जी आपका जीरो ही दिखाएगा, इन्फिनिटी नहीं दिखाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर वाला आर स्क्वायर उस आर क्यूब से कैंसिल हो रहा है। तो इस तरह मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं। और दूसरा ये जो हमने थ्योरेटिकली आपको बताया कि कैसे मास आर क्यूब से रिलेट होता है, तो सेंटर पे जब पहुंचते हैं तो इफेक्टिवली मास जीरो हो चुका होता है। जब मास जीरो हो गया तो ऊपर वाली क्वांटिटी जीरो हो गई, तो जी हो गया आपका जीरो। और मैथमेटिकली आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ग्रेविटेशन में जो जी का वेरिएशन है, शेप, एल्टीट्यूड, डेप्थ के वेरी करने से कैसे वेरी करती है वो चीज़ थी। देखिए पोल पे क्या है, कितना है? 9.83 था, इक्वेटर पे 9.78। एल्टीट्यूड अगर इंक्रीज करेगा जी डिक्रीज करेगा, हमने देखा। डेप्थ में क्या है? डेप्थ जैसे जैसे बढ़ेगी जी डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि मास जो है वो कम होता चला जाता है, ठीक है। शेल थ्योरम से समझिए कि वो जो मास है इफेक्टिव, वो जो अर्थ है वो छोटी होती चली जा रही है। तो अर्थ प्लैनेट एक मतलब बड़े प्लैनेट से छोटा प्लैनेट होता जा रहा है। तो छोटा प्लैनेट है तो जी भी कम होगा, ठीक है। मास उसका कम है तो जी कम होगा, ठीक है। तो ये हमने कुछ देखा आज, और इसके ऊपर हम लोग अगले टर्म पे, आने वाले टर्म पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे अच्छे, ठीक है, जो इससे पूछे भी गए हैं।